Okay, guys, welcome to Avanti classes. How are you all? I am Manjeet Bhardwaj, your chemistry lecturer. आज हम करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर लेसन। लास्ट लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है, लेसन नंबर है 5, स्टेट ऑफ मैटर। ओके, गुड इवनिंग बेटा। और लेक्चर नंबर है फोर्थ, और इसके इसके अंदर हम इसे वाइंड अप करने वाले हैं, सारे का बैकअप। दैट्स इट। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर होगा स्टेट ऑफ मैटर का। इसके बाद जब भी आपका लेक्चर होने वाला है, गुड इवनिंग एवरीवन, जब भी आपका लेक्चर होने वाला है वो हम स्टेट ऑफ मैटर से नेक्स्ट अब थर्मोडायनेमिक्स ही करवाने वाले हैं। ठीक है, आपके स्कूल्स में जनरली सबके थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये लेसन आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम थी कि ये बोर्ड में नहीं आता है ना, नीट और जेई के अंदर आता है। तो जितना नीट जेई में कवर होगा, इसके अलावा कुछ भी हमें एक्सटेंडेड बताना होगा, हम बेसिक्स सब कुछ इस लेसन का करवा चुके हैं, जो अगले लेसन में भी काम आएगा उसका बेसिक्स भी हो चुका है। थर्मोडायनेमिक्स में जब इसका हम थोड़ा बेसिक्स यूज करेंगे, है ना, तो ये सब कुछ हम करवा चुके हैं। इस लेसन में मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा, लास्ट लेसन है, इसके अंदर 3-4 फॉर्मूलाज आएंगे, अच्छे से याद कीजिएगा। टर्म एंड कंडीशंस आएंगी, वो भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। तो नोटबुक और पेन साथ में रखिए, जो फॉर्मूला लिखवाऊं वो उसी टाइम याद रहना चाहिए। ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, अभी ऑर्गेनिक अभी दूर है, ठीक है, काफी दूर है। ऑर्गेनिक के लिए थर्मो होगी, फिर थर्मो के बाद इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम के बाद रिडॉक्स आएगा, रिडॉक्स के बाद में एस ब्लॉक आएगा, एस ब्लॉक के बाद में पी ब्लॉक का भी कुछ पार्ट आएगा, पी ब्लॉक के बाद में ऑर्गेनिक आएगी। ठीक है, मे बी ऑर्गेनिक शायद एस और पी ब्लॉक करवाने से पहले शुरू कर दे, बट रीडॉक्स तो कंप्लीट करेंगे, है ना, यानी कि 6, 7, 8 लेसन, है ना, 3 लेसन कवर करवाने के बाद रीडॉक्स हम ऑर्गेनिक हम स्टार्ट कर सकते हैं। एस और पी जो है वो नॉट सो इम्पोर्टेंट एज, क्योंकि वो आसान भी हैं, तो हम ऑर्गेनिक को स्टार्ट करवाएंगे जीओसी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले एक स्लाइड हमारे पास है, रियल गैसेस। अब मुझे एक चीज बताइए, आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं? व्हाट इज आइडियल गैस? दो तरह की थी, मैंने आपको बताया था पहले भी। पीवी इक्वल एनआरटी, दो कंडीशंस थी। पीवी इक्वल एनआरटी जो इस लॉ को फॉलो करती है, इस इक्वेशन को फॉलो करती है, वो आइडियल गैस होती है ना, पहली बात। दूसरी चीज, आइडियल गैस कौन सी होती है? अगर हम प्रेशर को रखें लो, ठीक है, प्रेशर लो है, और टेम्परेचर को रखें हाई, तो वो भी आइडियल गैस होती है। ये दोनों कंडीशनें याद हैं किसी को? प्रेशर लो, यस, आमिर ने सही बताया, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर आइडियल गैस होती है। अब ऐसा क्यों होता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर? आइडियल गैस के लिए एक बॉटम लाइन है, जिसकी वजह से लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं ना, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, लो प्रेशर क्यों? एक सीधी लाइन जो आइडियल गैस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? आइडियल गैस हम उसे मानते हैं जो हमेशा गैस रहे। हमेशा गैस रहने की कंडीशन क्या है? मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए। अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो लिक्विड नहीं बनेगी, लिक्विड नहीं बनेगी तो हमेशा गैस रहेगी, हमेशा गैस रहेगी तो आइडियल रहेगी। तो मोलिक्यूल्स के बीच में जीरो अट्रैक्शन होता है आइडियल गैसेस में। आइडियल गैसेस वो होती हैं जिसमें मोलिक्यूल्स के बीच में जीरो अट्रैक्शन होता है। जीरो अट्रैक्शन कैसे पॉसिबल है? टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत हाई है, तो मोलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन जीरो हो गया। टेम्परेचर हाई पर, है ना, मोलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, अट्रैक्शन जीरो हो गया, क्योंकि कोलिजन बढ़ गए, ज्यादा हो गए कोलिजन, तो अट्रैक्ट करने से पहले तो वो एक दूसरे से कोलाइड करके भाग जाएंगे। नेक्स्ट, प्रेशर लो। अगर प्रेशर लो है तो मोलिक्यूल दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो पास ही नहीं आएंगे, पास नहीं आएंगे तो अट्रैक्शन कैसे क्रिएट हो सकता है? पास आने पर ही अट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है। तो लो प्रेशर मतलब पास नहीं आएंगे। तो ये दो कंडीशंस है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है जिसके अंदर क्या होता है, आइडियल गैस इन्हीं दो कंडीशंस के बीच में रहती है। ठीक है, एक मैथमेटिकल एक फिजिकल, दोनों आइडियल गैस के लिए। तो यहां से आपको आइडियल गैस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं रियल गैस। द अजम्पशन टेकन फॉर आइडियल गैसेस बिकम इनवैलिड इन केस ऑफ रियल गैसेस। तो इनवैलिड आइडियल गैसेस के केस में वो इनवैलिड हो जाती हैं, और रियल गैसेस के केस में, जो हमने अजम्पशन लिए थे आइडियल गैस के केस में। ठीक है, आइडियल गैस में हमने कहा था कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, है ना। अब यहां पर देखिए, we thought that an ideal gas there is no interaction, interaction है ही नहीं, हमने ऐसा सोचा था, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। आइडियल गैस में तो सच में नहीं होता, है ना। अगर कोई आइडियल गैस है तो उसमें सच में नहीं होता, अगर कोई रियल गैस है तो उसमें भी, उसमें इंटरेक्शन होता है, रियल गैस के केस में। नेक्स्ट, तो ऐसा हमने सोचा था, ये गलत हो गया। क्यों? इनवैलिड, ये देखिए इनवैलिड, इनवैलिड है रियल गैसेस के केस में, ये इनवैलिड है, इंटरेक्शन नहीं होता, हम सोच रहे थे बट होता है, यानी आइडियल गैस का ला है ये तो। द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल नेग्लेक्जिबल एज कम्पेयर टू, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेक्जिबल है। इसका मतलब क्या है?
यानी कि अगर आपके रूम में गैस है, पूरे रूम में गैस भरी हुई, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस है ना, 78%, हाँ 78 है ना, हाँ 78% जो है वो ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन है, और 21% जो है वो ऑक्सीजन है, उसके अलावा 1% दूसरी गैसेस भी है ना। ये आपके पूरे रूम में भी वही भरा, मेरे रूम में भी वही गैसेस है, ठीक है। अब अगर मैं इन गैसेस को लिक्विड बना लूं, बड़े सारे रूम की सारी गैसेस को लिक्विड बनाया, तो वो लिक्विड 1 ड्रॉप बनेगा। मतलब लिक्विड का अमाउंट इतना कम है एज कंपेयर टू, लिक्विड का अमाउंट इतना कम है एज कंपेयर टू गैस के वॉल्यूम के। गैस का वॉल्यूम तो पूरा रूम, और लिक्विड 1 ड्रॉप। इसका मतलब गैसेस के वॉल्यूम को हम आइडियल गैस के केस में गैसेस के वॉल्यूम को जीरो मानते हैं, कि गैस का खुद के मोलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो होता है, गैस का खुद के मोलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो, बट टोटल गैस का वॉल्यूम ज्यादा बहुत बड़ा होता है, पर खुद के मोलिक्यूल का वॉल्यूम इतना कम होता है कि हम कह सकते हैं वो जीरो है। बट रियल गैसेस में जब उनको पास लेके आएंगे, सोचो जरा, अट्रैक्शन हो जाएगा, पास लाएंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो गया, और गैस के मोलिक्यूल का वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना। अब मोलिक्यूल के वॉल्यूम को आप जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि गैस का मोलिक्यूल, अब गैस का वॉल्यूम अब कम हो चुका। मान लो पूरे रूम की गैस को अगर मैं इतना सा आधा लीटर में कवर कर दूं, तो आधा लीटर में 1 ड्रॉप के तो भाई मायने होते हैं। आधा लीटर में से 1 ड्रॉप कम करेंगे तो 1-2 ग्राम कम हो जाएगा। 500 ग्राम में से 2 ग्राम कम कर दिए, 500 रुपए में से 2 रुपए कम कर दिए, तो आप उसको 500 के 500 नहीं मान सकते हैं, नेग्लेक्जिबल नहीं है वो अमाउंट। 500 रुपए में से 1 पैसा कम कर दो तो नेग्लेक्जिबल है, हम कह सकते हैं 500 रुपए नहीं है ना। अब वो 500 के 500 ही है, लेकिन 500 रुपए में से 2 रुपए कम कर दोगे तो हम 498 ही बोलेंगे उसे, है ना। तो ये है रीजन, यहाँ रियल गैसेस में वॉल्यूम कम हो जाता है गैस का, तो उसके मोलिक्यूल के गैस के मोलिक्यूल के वॉल्यूम को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट अबाउट द सेकंड रूल, यानी कि रियल गैसेस में दोनों चीजें गलत हो जाती हैं, जबकि आइडियल में हम ऐसा मानते थे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? यस और नॉट, प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स गाइज, क्विकली। चैट बॉक्स में बताइए बेटा। यस, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट थ्योरेटिकल था, बट इसमें आपको सिर्फ एक चीज समझ में आनी चाहिए कि रियल गैस और आइडियल गैस होती क्या है, और ये हम बहुत पहले से डिस्कशन करते आ रहे हैं। आइडियल गैस पीवी इक्वल एनआरटी को फॉलो करेगी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है, सभी गैसेज आइडियल होती हैं लो प्रेशर और हाई हाई टेम्परेचर पर, बस इतनी सी बात है। क्यों होती हैं वो आपको बता चुके हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस एक ही लाइन, अगर है तो वो रियल गैस है बस। आगे देखते हैं अब रियल गैस के अजम्पशंस आपके सामने। वो तो थे कि जो गलत हो गए आइडियल गैस के केस में, तो अब रियल गैस क्या होती है? इंटरेक्शन कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इंटरेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इंटरेक्शन होता ही नहीं, होता है भाई, रियल गैस में तो होता है। फिर ये क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट में? दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेज लॉन्ग रेंज, अट्रैक्टेड फोर्सेज विद ए लॉन्ग रेंज, रिपल्सिव फोर्सेज विद ए शॉर्ट रेंज। अब इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, जो मैं ये ग्रीन वाले बना रहा हूं, और ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं सभी के सभी, यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां तक पहुंच गया, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो फ्लिप हो जाते हैं, फ्लिप समझते हो ना, जिसकी वजह से ये दो मॉलिक्यूल बीच में ऐसे मिले जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, उसके बाद वाले सारे मॉलिक्यूल फिर से अट्रैक्ट कर रहे थे। तो लॉन्ग रेंज में मतलब मैं चलता गया बहुत लंबे मॉलिक्यूल्स तक, एक मॉलिक्यूल से शुरू किया और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मैंने क्रॉस कर दिए, तो लॉन्ग रेंज में मैंने देखा कि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक दो जगह मुझे ऐसे मिले शॉर्ट रेंज, थोड़ा सा थोड़ी सी जगह ऐसी मिली जहां पर मुझे लगा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो शॉर्ट रेंज में मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लॉन्ग रेंज में मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये रिपेल क्यों करते हैं? अट्रैक्शन इज द यूनिवर्सल लॉ, सभी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे। पर सोचिए जरा, मैं आपको याद है वंडरवाल फोर्सेस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बताया था, तो मान लो एक HCl है, दूसरा भी एक HCl है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, है ना, क्लोरीन पर नेगेटिव होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट अगर तीसरा HCl ऐसा आ जाए, ClH हो जाए, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करेंगे ना रिपेल। तो कभी कभी मोलिक्यूल जो है वो फ्लिप हो जाता है, फ्लिप, घूम जाता है, पलट जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन हो जाता है। लेकिन यूनिवर्सल अट्रैक्शन ही सर ये फ्लिप नहीं होगा, मतलब समझ नहीं आया बेटा? हर्षिता, आई एम नॉट गेटिंग यू, क्या कह रहे हो बेटा? आपका माइक होना, आप माइक से बोल सकते हो, ठीक है, जस्ट टेल मी योर डाउट। तो जैसे कि आपने बताया कि
अट्रैक्टिव फोर्स होती है बीच में, जिस वजह से सब मॉलिक्यूल्स फ्लिप कर जाते हैं। तो जैसे कि आपने बताया वो रिपेल करते हैं। अट्रैक्शन वाला जो लॉ है वो यूनिवर्सल है, लेकिन रिपेल वो फ्लिप नहीं कर सकते जो मॉलिक्यूल रिपेल कर रहे हैं। हाँ वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, यू आर राइट, वो भी कर सकते हैं। तो क्या होता है देखो, ऐसा है ना, ये फोर्स पड़ रही है तो सबसे पहले एक चेन रिएक्शन से शुरू होती है, सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल बीच में ऐसा होता है जो दूसरे को रिपेल कर देता है, दूसरे को रिपेल कर रहा है, वो उसको फ्लिप करवा देगा। अट्रैक्शन वाले क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ मॉलिक्यूल, हजार या लाखों में से एक या दो मॉलिक्यूल होंगे जो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, मतलब वो फ्लिप हो जाएंगे और रिपेल करेंगे। फिर रिपल्शन वाला वापस सीधा हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो वो फिर से फ्लिप हो जाएगा और वो अट्रैक्शन करने लगेगा। लेकिन कोई दूसरा एक लाखवां मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा जो वो फ्लिप हो जाएगा किसी दूसरे के अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे को वो प्रेशराइज कर रहे हैं, है ना, और लगातार वाइब्रेट भी कर रहे हैं मॉलिक्यूल। तो उन वाइब्रेशंस में आगे पीछे इधर उधर साइड होते होते, हम जैसे मान लो कि बस है, बस के अंदर बहुत सारी भीड़ है, तो हम ऐसे टेढ़े मेढ़े से ऐसे ऐसे होके जाते हैं ना, तो ये मॉलिक्यूल भी बेचारे वाइब्रेट करते रहते, टेढ़े मेढ़े होते रहते, तो कुछ ज्यादा, कोई ज्यादा टेढ़ा हो गया तो वो एकदम से ऐसे फ्लिप हो जाता है। लाखों में से कोई एक मॉलिक्यूल फ्लिप होता है, हल्की सी रिपल्शन करता है, और रिपल्शन की वजह से वो वापस सीधा हो जाता है। समझ रहे हो बात, वापस से सीधा हो गया, और फिर से वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो बेचारा ऐसे टेढ़े टेढ़े चल रहा था वो वापस फ्लिप हो गया। तो लाखों करोड़ों में से कोई एक दो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो फ्लिप हो जाते हैं और जो रिपल करते हैं, और बाकी के सारे अट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं, और वो रिपल्शन वाले फिर से फ्लिप होकर अट्रैक्ट करते हैं। फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल गलती से ऐसा हो जाता है, तो एवरेजली हम कह सकते हैं करोड़ों में कोई एक दो मॉलिक्यूल ऐसे निकलते हैं, हमेशा ऐसे रहते हैं। समझ गए बेटा व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो ओवरऑल, ओवरऑल ओके ठीक है, समझ आ गया। ओवरऑल लगभग, ओवरऑल हम कह सकते हैं 99.99999% अट्रैक्शन ही डोमिनेंट होता है, ये यूनिवर्सल होता है, बट कोई ना कोई गलती से रिपेल कर देता है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक होता है, तो इसलिए इन्होंने ये लाइन लिख रखी है, तो इसको मैंने इसलिए आपको ये यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके ये बताया कि ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये अब आपको समझ में आ गया। रिपल्शन फोर्सेस शॉर्ट रेंज होती है, मतलब कहीं कहीं रिपल्शन हो रही होती है, लॉन्ग रेंज मतलब ज्यादातर रेंज में आपको अट्रैक्शन ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, द इंटरेक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन रियल गैसेस आर नेग्लेक्जिबल। यस, एनीवन वांट टू से समथिंग? इंटरेक्टिव, ठीक है, इंटरेक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन रियल गैसेस आर नेग्लेक्जिबल। जो इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं व्हेन दे आर फार अपार्ट, अगर गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है तो उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। नेग्लेक्जिबल, ना के बराबर अट्रैक्शन है, इस लाइन का मतलब ये है। नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूल अगर दूर होंगे तो डेफिनेटली वो रियल की जगह पर तो आइडियल हो जाएगा ना के बराबर होगा अट्रैक्शन अगर वो दूर है तो। ठीक है, व्हेन द मॉलिक्यूल आर ब्रोट क्लोजर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट टू डेवलप। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि अगर वो क्लोज आते हैं, पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल, तो अट्रैक्शन फोर्सेस अराइज हो जाती हैं। ऑन ब्रिंगिंग द मॉलिक्यूल क्लोजर, मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। अब देखिए, हम पास तो ले आए, अब आप मान लो कि वो पास ले आए, बहुत ज्यादा अगर वो पास आ गए, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पास आने पर, शुरू में वो अट्रैक्शन करेंगे जब हम शुरू शुरू में उनको पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब वो जरूरत से ज्यादा पास आ गए तो उस टाइम पर वो रिपल्शन करना शुरू कर देंगे। कैसे? आप लिक्विड, आपने देखा है कोई भी पानी, पानी ले लीजिए, पानी को कंप्रेस करके देखिए, मतलब पानी इनकंप्रेसिबल होता है ना, उसे दबाया नहीं जा सकता। चारों तरफ से बराबर अगर पानी को दबाएंगे तो उसका वॉल्यूम घटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल ने जितना पास आना था आ गए, अब वो लिक्विड बन चुका है, तो अब वो इनकंप्रेसिबल है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल जरूरत से ज्यादा पास ले आओगे तो वो रिपेल करेंगे, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वन मोर, इसका एक और वो है पॉइंट है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ कि इसका रिपल्शन वाला क्या मीनिंग है। ठीक है, जब हम ग्राफ करेंगे तब भी उसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जब हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कौन, कई गैस ऐसी हैं कंप्रेस करने में बहुत ज्यादा जल्दी लिक्विड बन जाती हैं। ठीक है, जैसे कि HCl गैस मान सकते हैं आप, कंप्रेस करने में बहुत ज्यादा जल्दी लिक्विड हो जाएगा। वाटर के वेपर्स हैं, वाटर वेपर को कंप्रेस करेंगे बहुत जल्दी लिक्विड बन जाएगा, है ना। अमोनिया है, अमोनिया के अंदर NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको पता है, बहुत जल्दी लिक्विड बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं जो बहुत जल्दी लिक्विड बन जाते हैं, लेकिन कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशर डालने पर भी लिक्विड नहीं बनती। जैसे कि, जैसे कि कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम ये लिक्विड नहीं बनते हैं, लेकिन आपकी कॉमन लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं,
ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा हाइड्रोजन हीलियम के बारे में। कॉमन लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सीएनजी आपने नाम सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, सीएनजी। सीएनजी के गैस के सिलेंडर आते हैं, और एलपीजी क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये तो होती है लिक्विड, है ना, और ये क्या होती है, ये तो गैस ही होती है। क्यों, क्या सीएनजी को लिक्विड नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है, बट इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। कितना प्रेशर? इतना प्रेशर डालना पड़ता है कि आपके सिलेंडर का वजन, आप लोगों को पता है ना, आपके जो गैस सिलेंडर का वजन है कितना होता है भाई? गैस एलपीजी का जो गैस सिलेंडर आता है उसका वजन होता है लगभग 15 किलो से 17 किलो के बीच में, है ना, वो लिखा होता है उसके ऊपर। गैस आती है गैस सिलेंडर में 14.2 केजी, बट गैस सिलेंडर का वजन होता है 15 से 17 केजी। अब अगर आपको यही सीएनजी या हाइड्रोजन, सीएनजी नहीं बोलूंगा, हाइड्रोजन के लिए एग्जांपल दूंगा, अगर हाइड्रोजन को आपको लिक्विफाई करना पड़े, तो हाइड्रोजन के लिए सेम गैस सिलेंडर जिसमें हाइड्रोजन 14.2 केजी आए लिक्विड फॉर्म में, हाइड्रोजन को लिक्विड बनाने के लिए इतना प्रेशर डालना पड़ता है कि खाली गैस सिलेंडर का वजन ना 500 केजी होना चाहिए। 30 केजी होता है सिलेंडर, टोटल 30 नहीं होता बेटा, नफीस बेटा, टोटल 30 नहीं होता है। गैस सिलेंडर का वजन सबका अलग अलग होता है, गैस सिलेंडर के ऊपर वजन लिखा होता है। गैस सब में 14.2 केजी होती है, घर जाके देखना अब दोबारा, वैसे आप लोग घर ही हैं है ना। 14.2 केजी सभी गैस सिलेंडर्स के अंदर गैस आती है जब वो फुल भरा होता है, और गैस सिलेंडर पर लिखा होता है 15.8, 15.4, 16.2, इस तरह के डिजिट लिखे होते हैं सिलेंडर के ऊपर, येलो वाले पार्ट में या ब्लू वाले पार्ट में, जो भी आपके पास जिस भी कंपनी का सिलेंडर है। तो ये जो है, ये होता है स्टेट ऑफ मैटर है बेटा ये, यस, ठीक है। तो ये जो होता है इसको तो 14.2 में ऐड करेंगे तो टोटल गैस का सिलेंडर का वजन आएगा 30। आप 30 मान सकते हैं हर्षिता बेटा, एवरेज, ठीक है, एवरेज मान सकते हैं 30, तो ये गैस सिलेंडर का वजन होता है। तो अगर आपको हाइड्रोजन को लिक्विड बनाना है तो आपको 500 किलो का, 500 केजी का सिलेंडर चाहिए, खाली सिलेंडर, जिसमें जब गैस भरोगे तो 14.2 केजी आएगी, क्योंकि उसकी वाल जो है ना, कंटेनर की वाल इतनी मोटे लोहे से बनानी पड़ेगी, इतने मोटे लोहे से, समझ रहे हो, लगभग आधा फीट लोहे की दीवार बनानी पड़ेगी उस सिलेंडर की। क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर डालना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस के ऊपर उसे लिक्विड बनाने के लिए, जरूरत से ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। इस वजह से उस कंटेनर की दीवारें मजबूत होनी चाहिए, वरना वो फट जाएगा। अब देखो, 14 किलो गैस को ले जाने के लिए आप 500 केजी का सिलेंडर बनाना चाहेंगे? नहीं ना। सीएनजी के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही है, हम इसको लिक्विड बना सकते हैं हाई प्रेशर पर क्योंकि इसका सिलेंडर ज्यादा भारी हो जाएगा अगर इसे लिक्विड बनाया, तो इसलिए हम इसको लिक्विड नहीं बनाते हैं। इसको थोड़ा सा दबा के ठूस के भर देते हैं, जिसे होता है कंप्रेस करके ठूस के भर देना, है ना। तो ये वजह होती है, यानी कि कुछ गैसेस बहुत जल्दी लिक्विड हो जाती हैं, कुछ गैसेस जो हैं वो थोड़ा देर से लिक्विड बनती है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। अब इसका कारण क्या है, ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कुछ गैसेस जल्दी लिक्विड बनती है, कुछ गैसेस कम लिक्विड बनती है। तो इसका कारण है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेस करने वाले फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। वो कौन सा फैक्टर है? तो मैं आपको सिंपल इक्वेशन लिख देता हूँ, पीवी इक्वल एनआरटी, ठीक है। अब अगर मैं एनआरटी को इस तरफ ले आऊं तो ये आ जाएगा पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी। दूसरी तरफ क्या बचेगा भाई? दूसरी तरफ अगर कुछ नहीं है तो मतलब कम से कम इसके मल्टीप्लाई में 1 था, हम ये तो मान ही सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में 1 है तो यानी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर पीवी बाय एनआरटी की वैल्यू 1 आती है तो वो आइडियल गैस है, याद रख लेना। आइडियल गैस की एक और डेफिनेशन है, आइडियल गैस पीवी बाय एनआरटी की वैल्यू 1 आए, आइडियल गैस है। अगर ये 1 नहीं है, 1 से कम है या 1 से ज्यादा, पीवी बाय एनआरटी अगर इसकी वैल्यू 1 से कम या ज्यादा है, मतलब 1 नहीं है, आई एम क्रॉसिंग द इक्वल, इक्वल नॉट 1, देन दिस इज रियल गैस। फिर ये रियल गैस होगी। एक और डेफिनेशन आ गई आइडियल गैस की, तो ये आ जाएगी रियल गैस। क्लियर है सभी को अभी तक जो हमने किया है? तो इसी को बोलते हैं पीवी बाय एनआरटी को बोलते हैं, ये इसको हम लिखते हैं ऐसे, पीवी बाय एनआरटी इक्वल होता है जेड। ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको हम थोड़ा दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर कटली दिखे, है ना। तो देखिए पीवी बाय एन आर टी, इसे हम जेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर जेड की वैल्यू 1 है तो आइडियल गैस है, अगर 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, 1 से कम या 1 से ज्यादा है
तो हम क्या बोलेंगे, ये रियल गैस है। यहां तक सबको सारे ये फॉर्मूले जो मैंने तीनों लिखे हैं ये समझ में आ गए होंगे ना। पीवी इक्वल एनआरटी होता है, एनआरटी को नीचे ले आए, उसकी वैल्यू इक्वल टू 1, क्योंकि आइडियल गैस है तो वो 1 होगी, है ना। अगर 1 से कम या ज्यादा है तो वो रियल गैस होगी। तो इसी को बोलते हैं जेड। जेड की वैल्यू 1 है तो आइडियल गैस, 1 से कम या ज्यादा है तो रियल गैस। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? यस, ओके। एनीवन एल्स जिसको अभी तक समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। प्लीज गिव मी ऋतिक शर्मा, इंस्टाग्राम आईडी मांग रहे हैं। अरे बेटा हम आपको फोन नंबर भी देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, फोन नंबर देंगे, कभी कभी आप लोगों से बात भी करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, मैं आप लोगों से क्लियर कट एक चीज बता देना चाहता हूँ, हम लोग एक बच्चे को ग्रुप एडमिन बनाने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप एडमिन रैंडमली चूज करेंगे, सभी ग्रुप्स में अलग अलग होंगे, किसी ग्रुप में लड़का होगा ग्रुप एडमिन, किसी ग्रुप में लड़की होगी ग्रुप एडमिन, ठीक है। एक आप लोगों के ग्रुप में, और वो एडमिन जो है वो हमें अपनी बात लिख सकता है, उसको कोई नोट्स वोट्स नहीं मिले, कोई और चीज नहीं मिली है, तो वो एडमिन जो है हमारी तरह ही दूसरे बच्चों को ऐड वैड भी कर सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम ऋतिक बेटा प्लीज डोंट टॉक टू ईच अदर, यहाँ पर क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है ऋतिक बेटा। अब आगे देखिए, तो यहाँ मैं क्या बोल रहा था कि एक बच्चों को ग्रुप एडमिन बनाएंगे जो कि आप लोगों की बात हम तक रखेगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब जरा ध्यान दीजिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला है, जेड, यही जेड इक्वल होता है वी रियल, रियल गैस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल गैस का वॉल्यूम। अगर आपके पास दो गैसेस के वॉल्यूम है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो भी वो यहाँ, ऋतिक बेटा मैं आपको अब एग्जिट कर दूंगा अगर आपने ऐसा कुछ लिखा तो, ठीक है। डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बी बिहेव लाइक ए सिंसियर चाइल्ड, ठीक है, ताकि डिसेंट बिहेवियर दिखाइए, डिसेंट रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, तो ये दूसरा वो था, क्या बोलते हैं इसको, एक और फॉर्मूला था, जेड इक्वल वी रियल बाय वी आइडियल। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ये फॉर्मूलाज हैं, आपको ये याद रखना है सभी की सभी। वी रियल, रियल गैस का वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड करेंगे, वो भी जेड के इक्वल होता है। पीवी बाय एनआरटी इक्वल नॉट 1 हो तो रियल गैस होगी, इक्वल टू 1 हो तो आइडियल गैस होगी, और इसी को जेड बोलते हैं, पीवी बाय एनआरटी को। आगे बढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट है, देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल व्हेन द प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो। जब प्रेशर बहुत ज्यादा लो होता है, प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो एट दैट पॉइंट वैल्यू ऑफ जेड। प्रेशर लो होगा तो आइडियल गैस नहीं होगी, आइडियल गैस होगी, है ना। बहुत कम है प्रेशर, जब प्रेशर बहुत कम होता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो उस टाइम पर, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो तो आइडियल गैस, बस जेड की वैल्यू 1, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 दे रखी है, इसका मतलब ये आइडियल गैस के लिए। पहला पॉइंट आइडियल गैस के लिए, ठीक है, पहला पॉइंट है आइडियल गैस के लिए। दूसरा और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल गैस, आज हम रियल गैस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ये दूसरा और तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना आप दूसरे और तीसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कहता है, व्हेन प्रेशर इज लो और मॉडरेट, आप इसको लो की जगह पर मॉडरेट समझते हैं, मॉडरेट समझ सकते हैं। मॉडरेट का मतलब ठीक ठाक, लो को मैं काट रहा हूँ, ठीक है, आप मॉडरेट को समझेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। लो और एक्सट्रीमली लो में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो एक्सीडिंगली लो लिखा है, एक्सट्रीमली लो है वो एक्चुअल में। अट्रैक्टिंग फोर्सेस टेक ओवर, जब मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, एवरेज प्रेशर, बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है, तो अट्रैक्शन फोर्सेस आ जाती हैं। कंप्रेशन, compressing a real gas to a large volume, in that case the value of z is less than 1। यहाँ पर z की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, कब, जब अट्रैक्शन फोर्सेस अराइज हो जाती हैं और प्रेशर जो है वो एक्सट्रीमली, और प्रेशर जो है वो मॉडरेट है, मॉडरेट होगा तो z की वैल्यू यहाँ, अब ये देखिए z जो होगा लेस देन 1 है ना, लेस देन 1, एक से छोटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन प्रेशर इज हाई, जब प्रेशर हाई होता है, जरूरत से ज्यादा हाई हो जाए, तो हाई का मतलब एक्सट्रीमली हाई, तो पहले तो वो मॉलिक्यूल पास आएंगे, पास आने के बाद फिर उसके बीच में रिपल्शन, जरूरत से ज्यादा पास आ जाएंगे तो रिपल्शन टेक ओवर, रिपल्शन आ जाएगी।
मेक इट डिफिकल्ट टू कंप्रेस, और अब थोड़ा सा ना कंप्रेस करने में उनको डिफिकल्ट हो जाएगा द रियल गैस, रिजल्टिंग इन द स्मॉलर वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम जो है वो उनका स्मॉलर हो जाएगा। एट दैट पॉइंट द वैल्यू ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1, यहाँ जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। शुरू में जब आप देखिए पहले प्रेशर बहुत लो था, सिंपल सी बात है, ठीक है, जेड की वैल्यू 1 थी, आइडियल गैस थी। फिर प्रेशर थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो गैस जल्दी सी, अब देखिए पूरे रूम के अंदर गैस भरी है, इस गैस को अगर मैं कंप्रेस करना चाहूंगा तो गैस बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाएगी, प्रेशर डालूंगा बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्सेज अराइज हो जाएंगी, है ना, जेड की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। जब प्रेशर, अब जब काफी प्रेशर कर दिया मैंने, अब लिक्विड बनने से पहले, ठीक है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल जब पास आएंगे तो सबसे पहले तो वो रिपेल करेंगे, क्यों, उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्स तो है ही नहीं, डाइपोल डाइपोल फोर्स अट्रैक्शन तो है ही नहीं, तो उनके बीच में क्या आएगा, उनमें रिपल्शन फोर्सेस अराइज हो जाएंगी। डाइपोल डाइपोल बनने से पहले वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, जब मैं उनको पास लेके आ रहा हूँ, है ना, या डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, किसी भी तरह का अट्रैक्शन फोर्स अराइज होने से पहले वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे जब मैं उनको धक्के से पास लेके आ रहा हूँ। यानी मुझे अब क्या होगा, अब मुझे कंप्रेस करने में उनको तकलीफ होने वाली है, लेकिन जैसे ही वो डाइपोल क्रिएट करेंगे तो एकदम से गैस, एकदम से प्रेशर नीचे चला जाएगा, मतलब एकदम से जो पिस्टन है वो नीचे चला जाएगा, प्रेशर एकदम से मेरे को लगेगा हल्का हो गया। पहले तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था, तो प्रेशर डाला तो आसानी से डल रहा था, ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉडरेट प्रेशर। जब पर अब गैसेस के मॉलिक्यूल जब पास आना शुरू हुए तो अब मेरे को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, उसको भरने में ज्यादा जोर लग रहा है, ज्यादा जोर लग रहा है, तो अब वो एक दूसरे को, क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड पॉइंट, और यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हो जाएगी उसकी वैल्यू। क्लियर है, यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है, यस और नॉट प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स गाइस, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। सबको समझ में आ गया बेटा? यस, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बेटा। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब यहां से बात आती है वंडरवाल इक्वेशन की। वंडरवाल इक्वेशन ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये बता देता हूं आप लोगों को, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये प्लस नहीं है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, मल्टीप्लाई, ये वंडरवाल इक्वेशन है। वंडरवाल इक्वेशन का मतलब आपने किया था पहले आइडियल गैस, अब है ये रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस की इक्वेशन है ये, रियल गैस इक्वेशन, वंडरवाल इक्वेशन को रियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब इनमें दोनों में क्या फर्क है, देखिए P मल्टीप्लाई में V, PV क्या था, इक्वल था nRT, ये था आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। अब P की जगह पर हमने क्या किया, ध्यान दे लेना, बस ये फर्क किया, P की जगह पर ये लिखा है, V की जगह पर ये लिखा है, ठीक है, PV, तो P और V इक्वल nRT था, तो ये तो थी आइडियल गैस, आइडियल गैस को हमने रियल गैस बना दिया, ठीक है, ये रियल गैस के अंदर डिफरेंशिएट हो गया, ये आइडियल था। नीचे ये इसलिए लिख रहा हूं आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि रियल और आइडियल गैस के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, अब आप ध्यान से देख सकते हैं, P के अंदर कुछ जुड़ गया, ए एन स्केयर बाई वी स्केयर, पी के अंदर प्रेशर में कुछ हमने जोड़ दिया, ए एन स्केयर बाई वी स्केयर, और वॉल्यूम वी के अंदर से हमने कुछ घटा दिया, वी माइनस एन बी, ठीक है, और दोनों की मल्टीप्लाई थी, मल्टीप्लाई रहेगी, इक्वल एनआरटी ही रहेगा, तो पी और वी की जगह पर हमने कुछ चेंजेस किए हैं, पीवी इक्वल एनआरटी, पी और वी की जगह पर कुछ चेंजेस किए हैं, पी की जगह पी लिखा, वी की जगह वी लिखा, पी में कुछ जुड़ेगा, वी से कुछ घटेगा, बस यही याद करने का मेथड है। आप मेरे साथ इसको लिखिए नोटबुक पर और याद अभी कीजिए, तो आपको अभी याद हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा मैं ट्रिकी बता रहा हूँ कि इन दोनों में क्या होता है रिलेशन आपको, ताकि थोड़ा विजुअलाइज हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई, यहाँ एन जो है ना, एन लिखा हुआ है भाई, एक एन इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एन तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये जो एन लिखा हुआ एन स्केयर और एन भी लिखा हुआ ना, तो एन नंबर ऑफ मोल्स है, इसको तो भूल जाओ, ये तो सिंपल सी चीज है। अब ए और बी देखो क्या है, ए और बी को बोलते हैं वंडरवाल कांस्टेंट, यहाँ लिखा हुआ है हियर ए एंड बी आर वंडरवाल कांस्टेंट्स, ए एंड बी आर वंडरवाल कांस्टेंट। अब ए क्या होता है, ए होता है मोलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द गैसेस, बिटवीन द गैस मोलिक्यूल्स एक्चुअल में। ए क्या है, जब मोलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना, रियल गैस के मोलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो ए होता है, ए इज द अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स, द वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स, अट्रैक्शन फोर्स की क्या वैल्यू है मोलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लग रहा है, ठीक है, वो तो होता है ए। ए क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। बी क्या है, अब बी है
वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम, बी इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मोलिक्यूल। गैस के मोलिक्यूल, रियल गैस के मोलिक्यूल्स का रियल में वॉल्यूम कितना है? गैस के मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम है बी। गैस के मोलिक्यूल का वॉल्यूम, गैस का नहीं, याद रखना गैस का वॉल्यूम तो बहुत बड़ा होता है, रूम में आपके बहुत ज्यादा वॉल्यूम है गैस का, बट गैस के मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो बहुत कम होता है। तो गैस के मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम है बी, और ए है गैस के मोलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन। ए फॉर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ गैस। बी फॉर, यहाँ बी फॉर बी का मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, बट बी का मतलब है मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम। ठीक है, गैस के मोलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम, दैट इज बी, गैस के मोलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम। तो बी है मोलिक्यूल का वॉल्यूम और ए है अट्रैक्शन फोर्स। दोनों के बीच में ए एन स्केयर बाई वी स्केयर प्लस हो जाएगा प्रेशर में, और v माइनस एन बी, वी में से माइनस हो जाएगा n इंटू बी। ठीक है, n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल है दोनों जगह पर। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी आइडियल गैस से रियल गैस इक्वेशन। कैसे बनी इसकी डेरिवेशन के डीप में नहीं जाएंगे ना, आपके सिलेबस में है ये, बट आपको ये पता होनी चाहिए रियल गैस या वंडरवाल इक्वेशन की होती है, याद भी होनी चाहिए, इनके ए और बी के मीनिंग भी पता होने चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट तो हमें क्लियर हो गए, ये मोलिक्यूल्स के बीच का वॉल्यूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और ये वॉल्यूम जो है ना, ये 4 गुना होता है। ऐसा नहीं कि बी इज द वॉल्यूम ऑफ द मोलिक्यूल्स, नो, बी इज द वॉल्यूम ऑफ द मोलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 गुना वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम का मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है उसका 4 गुना हम जगह छोड़ते हैं, ताकि गैस गैस बनी रह सके। वरना अगर जितना मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उस हिसाब से तो फिट भी नहीं होंगे ना पूरे उतने उतने वॉल्यूम में, क्योंकि बीच में खाली जगह तो होती है, सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है, गैस के मोलिक्यूल्स के बीच में तो ज्यादा जगह होती है। तो गैस को गैस बनाए रखने के लिए कम से कम उसके मोलिक्यूल्स के बीच में 4 गुना डिफरेंस होना चाहिए। तो 4 गुना उसका वॉल्यूम छोड़ा जाता है, तो वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई किया था, बी इंटू 4 होता है एक्चुअल में ये। ठीक है, बी इंटू 4, बट यहाँ अकेला बी लिख रखा है, डोंट वरी। वंडरवाल कांस्टेंट ए इज ऑलवेज ग्रेटर। अब ये एक बहुत ट्रिकी चीज है, अट्रैक्शन फोर्सेस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है देन द बी। बी से मतलब गैसेस के वॉल्यूम से अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। मान लो आपको मैं 2 वैल्यू दे देता हूँ, एक वैल्यू है 10, एक वैल्यू है 5। अब मैं पूछूं इनमें एक है ए, एक में है बी, बताइए कौन सा ए है? जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ए है, जिसकी वैल्यू कम है वो बी है। दैट्स इट। इस तरह का क्वेश्चन भी आईआईटी नीट के अंदर आता होता है। ट्रिकी है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि अट्रैक्शन फोर्सेस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए, हाइयर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू ज्यादा होगी मोर इजीली, तो गैस को लिक्विफाई करना इजी होगा। क्यों? ए क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। अगर गैस के मोलिक्यूल फोर्स में, अगर गैस के मोलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी तो गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा, सिंपल। अट्रैक्शन ज्यादा तो जल्दी लिक्विफाई होगी ना। यहां तक सभी को ये सारा कुछ क्लियर हो गया? यस और नॉट, प्लीज टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स, जल्दी से बताइए बेटा। सबको क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, अपना डाउट भी पूछ सकते हो। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। वंडरवाल फोर्स क्या होता है? वंडरवाल फोर्स, श्वेता बेटा आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं लगाया आई थिंक, है ना? प्लीज चेक योर फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग, यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग, उसको चेक करना बेटा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ये मोलिक्यूल्स, दो मोलिक्यूल आपस में एक दूसरे को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसके अंदर 3 फोर्सेज आती हैं जनरली। ठीक है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, दीज आर द फोर्स। इनकी डिटेलिंग के लिए आप फर्स्ट लेक्चर को यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी वो डिटेलिंग ज्यादा हो जाएगी, वरना हमारा ये पूरा, क्योंकि वो पूरा लेक्चर है उसके अंदर आपको एग्जाम्पल देकर समझा रखे हैं। ठीक है, श्वेता सिंह बेटा, आई हैव डन विद इट। आपको ये समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? यस और नॉट, प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, 3 टाइप की हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ फोर्स होती हैं, तो पूरा आप लेक्चर देख सकते हैं, ज़्यादा देर का नहीं है वो। और उसको क्विक करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको ऑप्शन मिलता है ना जल्दी देखने का। अगर आपको जल्दी देखना है, आगे चलाना है, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर गैस कांस्टेंट है बेटा, पीवी इक्वल एनआरटी। रचना बेटा, आर इज गैस कांस्टेंट। ठीक है,
पीवी इक्वल एनआरटी में भी आर है, गैस कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल होता है, टी टेम्परेचर होता है, पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, ए अट्रैक्शन फोर्स है, बी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 गुना होता है वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बस। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। ओके, तो ये अब आपको क्लियर हो गया। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ए और बी क्या होते हैं, ठीक है, और दूसरा इस ये रियल गैस का फॉर्मूला, ठीक है, इक्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वेरिएशंस क्या हैं, ठीक है, उसके लिए ग्राफ है, उस ग्राफ को स्टडी करने वाले हैं। ये है हमारे पास ग्राफ, सीधा और साफ। देखिए ग्राफ क्या कहता है, ठीक है। इस ग्राफ के सामने यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। हमारा ग्राफ हम अलग से बनाएंगे। ये जेड है बेटा, जेड। ये जेड की वैल्यू इस तरफ इंक्रीज हो रही है, और जेड क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। व्हाट इज जेड? जेड जो है वो इक्वल पीवी बाय एनआरटी, पीवी बाय एनआरटी। और अगर जेड की वैल्यू, ये पीवी बाय एनआरटी हमारा जेड है, अगर जेड की वैल्यू जेड इक्वल 1 तो क्या होता है, आइडियल गैस, आइडियल गैस होता है। और जेड की वैल्यू अगर 1 नहीं है, 1 से कम या ज्यादा है, ठीक है, तो वो रियल गैस होता है। तो यहाँ पर आएगा रियल गैस, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीजें थी। तो जेड इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, और इस तरफ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, नीचे इस तरफ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर था मान लो 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। इस तरफ जेड की वैल्यू है 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, फिर 2.5 है, ठीक है। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। तो ये आ गई यहाँ पर आ गया 0.5, ये 0 है, यहाँ प्रेशर भी 0 है। फिर ये 1 आ गया, फिर ये 1.5 आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 2.5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यूज वेरी करती हैं, ठीक है। 2.5 ये अभी भी सही नहीं आ रहा ना, रुकिए जरा इसको अच्छा बनाते हैं। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सारे को उड़ा देता हूँ, ठीक है। अभी ये अच्छे से नोट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये आ गया 1, ये आ गया 1.5, ये आ गया 2.0, ये आ गया 2.5, और ये जेड जो है वो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ के अंदर देखो क्या है, अगर कोई आइडियल गैस है, सभी गैसेस जीरो, जीरो क्या, जीरो वॉल्यूम पर, देखो यहाँ पर जीरो प्रेशर पर, दिस इज द प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर है, ठीक है। और ये प्रेशर कितना है, ये प्रेशर 0 है, एक पॉइंट पर ये प्रेशर 0 होगा, प्रेशर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है ना, तो एक पॉइंट के ऊपर ये प्रेशर जो है 0 हो जाएगा। ये वो पॉइंट है जहां पर प्रेशर 0 हो रहा है, ठीक है। मैं अलग पेन यूज करता हूँ इसके लिए। दैट इज द पॉइंट वेयर प्रेशर इज 0, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर हो गया 100, यहाँ हो गया 200, यहाँ हो गया 300, यहाँ हो गया 400, यहाँ 500, और यहाँ पर हो गया 600, ठीक है। तो ये प्रेशर है, यहाँ पे 0, प्रेशर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर है ही नहीं ऊपर, सोचो जरा। तो इसका मतलब गैस क्या है, अपने आप फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। उसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा, 0 होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि गैस के ऊपर प्रेशर है ही नहीं कोई, वो वापस तो आएगी नहीं, है ना, किसी से टक्कर भी नहीं मारेगी, क्योंकि वो फैलती जाएगी स्पेस में। खाली जगह होगी तभी तो प्रेशर 0 होगा ना। अगर बंद हुआ तो वो वाल की कंटेनर, वाल से या कंटेनर की वाल से या दीवार से, नॉर्मल दीवार से टक्कर मार के मॉलिक्यूल वापस आएगा। बट अगर प्रेशर 0 हो जाए तो मतलब दीवारें नहीं है, अब स्पेस में आपने गैस को खुला छोड़ दिया, तो गैस जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, वो वापस नहीं आएगी। वो टक्कर किससे मारेगी, है ही नहीं सामने कोई टक्कर लगाने के लिए, कोई दीवार तो है ही नहीं, तभी तो प्रेशर 0 है ना। दीवार नहीं है तो वो 0, प्रेशर 0, प्रेशर 0 हो गया तो कहानी खत्म। तो यहाँ पर वो चीज है कि प्रेशर 0 है, इसलिए सभी गैसेस आइडियल बिहेव करेंगी, सब गैसेस आइडियल बिहेव करने वाली हैं 0 प्रेशर पर। तो ये वो लाइन है जहां जेड की वैल्यू 1 है, प्रेशर 0 है, जेड की वैल्यू 1 है। ये जेड है ना, यहाँ देखो बेटा, ये जेड इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, ऊपर इंक्रीज हो रहा है, तो 1 के ऊपर ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, तो जेड की वैल्यू जेड इक्वल 1 है यहाँ पर। नीचे जेड की वैल्यू लेस देन 1 है, एक से छोटी है। ऊपर जेड की वैल्यू मोर देन 1 है, एक से बड़ी है। इस पॉइंट पर 1 है, ये वाला पॉइंट है जहां पर जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये इतना सबको समझ में आ गया, यस और नोट, प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स बेटा।
हल्का सा ग्राफ का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, अभी ग्राफ शुरू नहीं किया। ये समझ में आ गया? बस चीजें बताइए कि कौन सी चीज कैसे क्या फैक्टर करती है। ठीक है, ओके ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। सर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट? वंडरवाल कांस्टेंट ए और बी होती हैं, ये वैल्यू गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। हर्षिता बेटा, ये वैल्यूज गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। हर गैस की ए और बी की वैल्यू अलग अलग होती है। यू शुड नॉट हैव टू लर्न द वैल्यूज बिकॉज सभी गैसेस की अलग है। कितनी गैसेस की याद करोगे, है ना? तो इनकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी अगर ऐसा कुछ होगा तो, या फिर कोई फॉर्मूला हम आपको बताएंगे उसके हिसाब से भी आप गिवन, मतलब सारी चीजें दे रखी हैं लेकिन ए नहीं दे रखा तो निकल आएगा। बाकी की चीजों को फुल फिलअप करो। बी नहीं दे रखा पूरे वंडरवाल इक्वेशन के अंदर तो आप ए की वैल्यू दे रखी, बी नहीं दे रखी तो वो भी निकल आएगी, है ना? लेकिन याद नहीं कर रही है, ठीक है? रिकॉर्डिंग कौन से चैनल, रिकॉर्डिंग कौन से चैनल पर है? श्वेता सिंह पूछ रही बेटा। श्वेता सिंह जी ऐसा है बेटा, आप किसी ग्रुप में होगे ना तो उस ग्रुप के अंदर आपको यूट्यूब के चैनल का लिंक दिया जाएगा, ठीक है? डोंट वरी, मंडे से मैं खुद दूंगा। अभी मैं किसी ग्रुप में एडिट नहीं हूँ, ठीक है? मुझे कंपनी की तरफ से सिम नहीं दिया गया था। अभी सिम वो कह रहे हैं कि पर्सनल नंबर नहीं यूज करना, कंपनी की तरफ से नंबर दिया जाएगा। तो उस वजह से मैं आपको उस नंबर में जैसे मैं ऐड होता हूँ मैं आपको ऐड करके आप सभी को मैं ग्रुप्स के अंदर सभी चैनल्स की लिस्ट बता दूंगा, सभी चैनल्स की, ठीक है? सभी चैनल्स की रिकॉर्डिंग्स कहाँ कैसे होती है वो भी मैं बता दूंगा। फिर भी अगर किसी को राइट नाउ अभी चाहिए तो मेरे चैनल की रिकॉर्डिंग तो मैं अभी बता सकता हूँ। रुकिए जरा, ठीक है? वेट ए मोमेंट गाइज, अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो आपको वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। यस, अभी मैंने आपको एक लिंक भेजा यूट्यूब का इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, या इस लिंक को अभी खोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप मीटिंग से एग्जिट हो जाएंगे। इसको कॉपी कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है? स्क्रीनशॉट खींच के इसको छोटा बड़ा लिखना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा तो कॉपी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? इस चैनल के ऊपर सारे मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? लेक्चर 1 से लेक्चर लास्ट तक, ठीक है बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है? लास्ट में आप लोग ये मुझसे डिस्कस कर सकते हैं सारी बातें। तो अब क्या होता है, कुछ गैसेस ऐसी होती है जिनकी वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा रहती है। जब आप उन्हें कंप्रेस करना चाहेंगे तो उनकी वैल्यू 1 से ज्यादा मिलेगी। दैट इज, वो गैस है हाइड्रोजन, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। इसको कंप्रेस करना सबसे मुश्किल है। फिर दूसरी गैस है हीलियम, इसको कंप्रेस करना हाइड्रोजन के मुकाबले आसान है, ठीक है? उसके बाद में कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनकी वैल्यू पहले तो अगर आप उन्हें कंप्रेस करते हैं पहले जाएगी नीचे, उसके बाद में जाती है ऊपर, ठीक है? फिर एक और गैस ऐसी मैं बना सकता हूँ, पहले जाएगी नीचे उसके बाद में जाएगी ऊपर, ठीक है? वहां पर थोड़ा सा खिचमिच बना रखा है इन्होंने, हम यहाँ पर इनको क्लियर कट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर दो गैसेस बनाई, ये मान लीजिए CH4 है और ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है? ये वाली गैस ये CH4 है, ठीक है? ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन है H2, ठीक है? तो इस तरह से ये गैसेस है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, जेड की वैल्यू हमेशा 1 से ऊपर रहती है। अगर हाइड्रोजन पर आप प्रेशर डालेंगे, देखिए 0 से हमने प्रेशर कर दिया यहाँ पर, ठीक है? मैं 0 से प्रेशर मान लीजिए यहाँ पर हो गया, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के मोलिक्यूल रिपेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अट्रैक्ट नहीं करते। जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेशर हाइड्रोजन पर डालोगे, 0 से थोड़ा सा भी बड़ा, हाइड्रोजन को मोलिक्यूल रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे नहीं, वो पास नहीं आएंगे। वो पास आने के लिए रिपल्शन, मतलब बहुत जल्दी रिपेल करना शुरू कर देंगे। और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा प्रेशर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो रिपेल्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन होगा ही नहीं कभी। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स है, याद रख लेना। एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर से, मान लो कि ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, रूम टेम्परेचर की बात चल रही है, तो रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन को कितना भी प्रेशर डालो, कितना भी प्रेशर डालो, रूम टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन को आप लिक्विड बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। टेम्परेचर इज द मेजर फैक्ट, याद रख लेना। मतलब रूम टेम्परेचर पर अगर आप हाइड्रोजन को लिक्विड बनाने लग गए तो टेम्परेचर डाउन किए बिना हाइड्रोजन लिक्विड नहीं बन सकती, इम्पॉसिबल है।
आगे बताऊंगा, वो क्रिटिकल फिनोमिना के अंदर आएगा, ठीक है, क्यों ऐसा इम्पॉसिबल है। तो टेम्परेचर डाउन करना जरूरी है। तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर हम डाउन कर नहीं सकते। यहाँ अगर मैं रूम टेम्परेचर पे बातें कर रहा हूँ तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हाइड्रोजन कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकती, उसके बीच में रिपल्शन बढ़ती जाएगी, वो कंप्रेस कभी नहीं होगी। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता रहूंगा तो प्रेशर बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रही है, 1 से ऊपर वैल्यू जा रही है। हीलियम के केस में भी वैसा ही है, वो भी ऐसा ही करेगी, क्योंकि उसका भी रूम टेम्परेचर पे उससे लिक्विड नहीं बनाया जा सकता। CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बनाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अब मैं बता देता हूँ आपको, एक बढ़िया चीज याद रखनी है आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का, ठीक है, आगे आ जाएगा ये क्रिटिकल टेम्परेचर। फुल फॉर्म लिखूं क्या? चलिए फुल फॉर्म लिखते हैं, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस। ये याद रख लेना, नोट कर लेना, क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसका मतलब है इस टेम्परेचर से नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड किया जा सकता है प्रेशर डाल के। अगर इस टेम्परेचर से ऊपर है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 31.1 से ऊपर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कितना भी प्रेशर डालो लिक्विड नहीं बनेगी, उसकी जेड की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी। ये बात समझ में आ गई या नहीं? यानी वो हाइड्रोजन और हीलियम की तरह बिहेव करेगी। तो हाइड्रोजन और हीलियम रूम टेम्परेचर पर उनका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, इसलिए उनकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा रहती है। क्लियर है? यस और नोट प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स गाइस, बताइए जरा फटाफट, ये बात समझ में आ गई? यस, ओके ओके, थैंक यू बेटा एवरीवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, देखते हैं अब आगे क्या है। तो ये तो समझ में आ गया कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे नीचे आने पर ही गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है, जिससे ऊपर उस गैस को लिक्विड बनाया नहीं जा सकता, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ से आपका क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्लियर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से नीचे है, और इसका मतलब हम रूम टेम्परेचर पे तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी, उनकी वैल्यू जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी, और वो हमेशा रिपेल करेंगी। हम प्रेशर डालेंगे और उनके मोलिक्यूल रिपेल करेंगे। सीधी बात। बट अगर मैं CH4, अब मैं पेन बदल रहा हूँ, ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो वो क्या होगा, प्रेशर डालने पर देखिए प्रेशर बढ़ा, 0 से ज्यादा हो गया, आइडियलिटी से नीचे आ गया, 1 जेड की वैल्यू 1 से कम हो गई, है ना, और प्रेशर बढ़ा, जेड की वैल्यू और कम होगी, और प्रेशर बढ़ा, तो एक ऐसा लेवल आया इस प्रेशर पर, मान लो वो 150 बार है या 150 एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर ले रखा उन्होंने, तो ATM लेंगे हम भी, है ना, प्रेशर ATM में है, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं ना, तो वो 150 एटमॉस्फेरिक एक्सपोज है, 150 एटमॉस्फेरिक पर उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा थी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। जब इससे ज्यादा और प्रेशर डाला, 200 किया, फिर 300 किया, फिर 400 किया, है ना, फिर 500 किया, तो 500 पर उसके जेड की वैल्यू फिर से 1 होगी, वहां जेड की वैल्यू 1 से कम थी, अब जेड की वैल्यू फिर से 1 हो गई। सोचो, यानी कि ये आइडियल बन गई फिर से। यस, जब प्रेशर 0 था तो आइडियल थी गैस, जब प्रेशर 500 के आसपास हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 500 सही नहीं है वैल्यू, ये लगभग 400 है। ठीक है, जो दूसरे ग्राफ में आपको दिखाई दे रही होगी, दैट वैल्यू इज 400, देखिए ये रही, और यही वैल्यू सही है। मैंने तो अंदाजे से बनाया ना, तो हमारा अंदाजा तो सही नहीं हो सकता, है ना, तो ये 400 है, एक्चुअल में ये वैल्यू 400 है, याद रख लेना बेटा, नोट 500, ठीक है, बट मैंने उसका वैल्यू 500 के आसपास दिखाई दे रहा है, मैं उसको थोड़ा सा ना यहाँ पे ही 400 कर देता हूँ, ठीक है, ये 400 है, एक्चुअल में ये 400 है, आप इसे मान सकते हैं, थोड़ा गलत कर सकते हैं इसे, है ना, ओके। तो इस तरह से आपका थोड़ा ग्राफ सही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या है, मतलब 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, फिर से आइडियल बिहेव करने लग जाती है। पहले आइडियल थी 0 प्रेशर पे, फिर 400 पे भी आइडियल है, क्योंकि पहले वो नॉन आइडियल बनी, रियल बनी, नीचे चलेगी, जेड की वैल्यू 1 से कम होगी, फिर जेड की वैल्यू 1 होगी। अब और ज्यादा प्रेशर डालू तो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से बिहेव करती है कोई भी गैस। ये बात यहां तक सबको क्लियर है? बस यही था ग्राफ के अंदर, और कुछ नहीं है इसमें, खत्म हो गया ग्राफ। यस और नोट? ज्यादातर गैसेस ऐसा ही बिहेव करती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है इसलिए। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं भाई।
अब बात आती है बॉयल्स टेम्परेचर की। वैसे तो बॉयल टेम्परेचर आप ये समझिए टीबी, टी और बी, बी बड़ा लगाएंगे हम, इन्होंने छोटा लगा रखा है यहाँ पे, है ना। आपको जो शो हो रहा है यहाँ पर, ये छोटा है, इसको बड़ा कर लीजिए, बड़ा बी, क्योंकि छोटा बी एक और है यहाँ ऑलरेडी, छोटा बी लिखा हुआ है ना। तो टीबी ये होता है बॉयल्स टेम्परेचर, वो क्या होता है, ए बाय आर बी। अब आपको पता आर गैस कांस्टेंट है, बी क्या है और ए क्या है, ए अट्रैक्शन फोर्स है, बी क्या है, मोलिक्यूल का वॉल्यूम, गैस के मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम मल्टीप्लाई में 4, वो 4 गुना होता है ना। तो यहाँ गैस के मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम है बी, ए है अट्रैक्शन फोर्स। अगर आपको ए और बी पता है, आर पता है, तो डेफिनेटली आप बॉयल्स टेम्परेचर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ बॉयल्स टेम्परेचर का। अब बॉयल टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैस। ऐसा टेम्परेचर जहां रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। कैसे, बताओ जरा। मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर बढ़ाइए, अगर गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की। बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए, अट्रैक्शन एक लेवल आएगा, एक टेम्परेचर आएगा जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसा टेम्परेचर जहां मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। क्योंकि मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो गया, इसका मतलब गैस आइडियल होगी भाई, बिहेव लाइक आइडियल, रियल गैस आइडियल बन गई। तो यहां पर यही हो रहा है। क्लियर है सभी को, यस और नॉट, बॉयल टेम्परेचर समझ में आ गया। ऐसा टेम्परेचर जहां पर मॉलिक्यूल्स जो और रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे, यानी उनके मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाए। जस्ट टेल मी ऑन द चैट बॉक्स गाइस, फटाफट आंसर दीजिए क्विकली। ठीक है, तो आपको बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन सीधी सीधी समझ में आ गई होगी, है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या है। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए, बॉयल पॉइंट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अब बॉयल टेम्परेचर जो है ना, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा भाई, सभी गैसेस का बॉयल टेम्परेचर अलग अलग होता है। अबव द बॉयल पॉइंट रियल गैस शो पॉजिटिव बिहेव। बॉयल पॉइंट से ऊपर रियल गैस क्या करेगी, पॉजिटिव बिहेव कराएगी। और बॉयल फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एंड बिलो दिस शो नेगेटिव डेविएशन। तो हमने पीछे वाले ग्राफ में क्या किया था, ये जो हमने निकाला था ना, ये वन, ये वाला, यहाँ ये आइडियल बिहेव करने लग जाती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे नीचे क्या है, जेड की वैल्यू कम है, इससे ऊपर क्या है, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो इससे बॉयल टेम्परेचर से नीचे और बॉयल टेम्परेचर से ऊपर जेड की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन होती है, जेड की वैल्यू प्लस चली जाती है। बॉयल टेम्परेचर से ऊपर जेड की वैल्यू माइनस चली जाती है, मतलब 1 से कम चली जाती है, माइनस नहीं 1 से कम चली जाती है। जब वो जेड की वैल्यू 1 से कम जाएगी, जब वो नीचे होगा, बॉयल टेम्परेचर से नीचे होगा। तो यहाँ पर इस जगह पर जो टेम्परेचर होगा ना, इस जगह में प्रेशर तो पता है 400 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, बट किस टेम्परेचर पर ये प्रेशर 400 एटमॉस्फेरिक डालने पर ये आइडियल बिहेव कर रही है, वो जो टेम्परेचर निकलेगा ना, वो होगा बॉयल टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमने बॉयल टेम्परेचर के बारे में ही डिस्कस किया था पिछले वाले ग्राफ में, ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो वो बॉयल टेम्परेचर ही था एक हिसाब से। दैट्स इट। तो ये बहुत ध्यान से इसको याद करना आपको। अब आपके सामने ना एक क्वेश्चन आता है भाई, सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड ऑफ द गैस इज गिवन बाय, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखिए, जेड ऑफ द गैस गिवन बाय पीवी बाय एनआरटी होता है, हमें पता है जेड की वैल्यू ये सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी भाई, बहुत देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, बताइए क्या होगी आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू। सबसे पहली स्लाइड में लिखा था, हर्षिता गिव मी द राइट आंसर, आमिर आल्सो गिव मी द राइट आंसर, यस बोथ ऑफ यू आर राइट बेटा, 1 1 1, प्राची, मंजू, अक्रम, यस। एसएन डिजाइंस रोहित, ओके, एवरीवन इज राइट, यस बेटा। अपना नाम आप लोग ना सही वाला नाम रखा कीजिए, ठीक है। अपनी मेल आईडी में अपना नाम करेक्ट कर लीजिए सेटिंग में जाकर, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ ये बच्चे का यही नाम है, वरना मैं नाम कुछ और बोलूंगा बेटा, आपका नाम कुछ और होगा, है ना। तो आपको लगेगा पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। 1, ओके साक्षी बेटा, थैंक यू। ठीक है, सभी ने सही आंसर दिया, गुड। ठीक है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 होनी चाहिए, अगर आइडियल बिहेव करना है तो बात खत्म। नेक्स्ट देखिए, फॉर द आइडियल रियल गैस व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द जेड अबव द बॉइल, बॉइल टेम्परेचर से ज्यादा होने पर जेड की वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी या कम आएगी, जस्ट टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स। बॉइल टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो जेड की वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी, बॉइल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर जेड की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, अभी अभी बताया मैंने जस्ट रिसेंट, जब बॉइल टेम्परेचर की जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। यस हर्षिता गिव मी द राइट आंसर, ज्यादा, ठीक है ठीक है ठीक है, मीनू, साक्षी, ओके, यस बेटा।
यस स्वीटी, यस, ऑल ऑफ यू आर राइट। अक्रम बेटा आंसर गलत दिया आपने, जेड की वैल्यू कम होगी, सोचिए जरा क्या लिख रहे हो। प्राची, यस बेटा ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी, हमने यही कहा था। डोंट वरी बेटा, अक्रम डोंट वरी। मुझे लगा कि आपने शायद ग्रेटर देन लेस देन के कई बार साइन में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, हम उल्टा लगा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है एवरीवन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जेड की वैल्यू बॉइल टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो जेड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, बॉइल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा तो जेड की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, ठीक है। जस्ट सिंपल इट इज, हमने पीछे भी ये वहां कर लिया था। आंसर दिखा रखा है भाई यहाँ, अबव बॉइल टेम्परेचर ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये भी सही है। जेड की वैल्यू 1 होगी आइडियल गैस के लिए, दोनों आंसर हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैसे कर सकते हैं भाई, बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूँ। लिक्विफिकेशन, टेम्परेचर लो कर दो, प्रेशर हाई कर दो, बस हो गया लिक्विफिकेशन, यही तो है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन करते क्यों है, गैस वॉल्यूम बहुत ज्यादा घेरती हैं, अगर उन्हें लिक्विड बना लिया जाए तो थोड़े से वॉल्यूम में उनको ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है ना, यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो देखिए, गैस लिक्विफिकेशन इन्वॉल्व द कूलिंग ऑफ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट सो इट कैन बी स्टोर्ड अंडर ट्रांसपोर्टेड इन लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज में इसको ट्रांसपोर्ट में सेव किया जा सकता है। कैन बी लिक्विफाई 1 of 3 जनरल मेथड, 1 of 3, यहाँ 2 ही दे रखे हैं, 1 of 2 लिखना चाहिए था 3 की जगह पर, है ना, 1 of 2। तो एक देखिए क्या है, बाय कंप्रेसिंग यानी कि लोवरिंग द प्रेशर, कंप्रेशन का मतलब है प्रेशर लो करके, है ना, लो, सॉरी लो कर रहा हूँ, हाई प्रेशर, प्रेशर हाई डाल के ना, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, प्रेशर को हाई करके, दूसरा क्या है लोवरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो करके, ये दो मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, दैट्स इट, ओके। सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, वही चीज है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था भाई, टेम्परेचर एट अबव, जिससे ऊपर गैस कैन नोट बी लिक्विफाइड, ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर गैस को कभी लिक्विफाई ना किया, जैसे कि 31.1 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है। मतलब इस टेम्परेचर से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को कभी भी लिक्विफाइड लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, इस टेम्परेचर से नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड बनाया जा सकता, पर इस टेम्परेचर से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, चाहे कितना भी प्रेशर डालो। क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आ गया सभी को, क्रिटिकल टेम्परेचर, गाइस टेल मी ऑन द चैट बॉक्स, क्रिटिकल टेम्परेचर सभी को समझ में आ गया, यस और नोट। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर कितना भी प्रेशर डाल लो, कितना भी प्रेशर डाल लो, गैस लिक्विड नहीं होने वाली, कुछ भी कर लो, है ना, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब आगे बात आती है क्रिटिकल प्रेशर की। चलिए क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, अब ये ना, क्रिटिकल टेम्परेचर पर एट मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर होता है ये, मिनिमम प्रेशर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड, कितना कम से कम प्रेशर डालूं कि गैस लिक्विफाई हो जाए, एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको लेना पड़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर अंदर आएगा इसके, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये नोट कर लेना भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होगी वो कभी, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर पर तो लिक्विड हो ही सकती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कितना प्रेशर डालूं, मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो कितना मर्जी डाल दो, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का 72 पता नहीं 78 9 ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं है बच्चे से, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, आप बुक में देख सकते हैं अपनी नोटबुक में, वहां से आपको मिल जाएगा। तो क्रिटिक मान लो 72 है, मुझे अब अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, बट 72 के आसपास शायद है, ठीक है, तो 72 मान लेते हैं एक बार फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर 31.1 डिग्री सेल्सियस पर, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर मैं कितना प्रेशर डालूं, मान लो मैं 72 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल दिया, ठीक है, तो गैस बन गई लिक्विड,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन सकती है वो। अगर मैं 72 से ज्यादा प्रेशर डालूं तो भी बन जाएगी, और ज्यादा डालूं तो भी डल जाएंगे, लेकिन उससे कम प्रेशर यानी कि 71 प्रेशर के ऊपर गैस कभी भी लिक्विड नहीं बनेगी। क्रिटिकल टेम्परेचर पर 72 प्रेशर के ऊपर गैस लिक्विड बन जाएगी, तो वो मिनिमम प्रेशर होगा। उससे ज्यादा 73 पे तो पक्का बनेगी, ज्यादा वाले पे तो बनी जाएगी, बट मिनिमम प्रेशर जिसके ऊपर गैस लिक्विड बन जाए, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। समझ में आ गया सभी को क्रिटिकल प्रेशर? यस और नॉट? प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स गाइस क्विकली, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स के ऊपर, ये आपको समझ में आ गया है ना? अब क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू। अब क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर गैस का जो वॉल्यूम होता है, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, दैट्स इट। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है। यानी क्रिटिकल वॉल्यूम में तीनों चीजों को इंक्लूड करना है, तो आपको स्टेप वाइज ही करना पड़ेगा। अगर आपने क्रिटिकल वॉल्यूम की डायरेक्ट डेफिनेशन दी तो टेम्परेचर और प्रेशर को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, अकेला क्रिटिकल वॉल्यूम की वो डेफिनेशन दे ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर की वॉल्यूम डेफिनेशन देंगे, तब क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशन आ सकती है, तब क्रिटिकल वॉल्यूम की फर्दर होना आएगी। ठीक है, क्लियर है? दैट्स इट। मुझे नहीं लगता कि ये आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आप ऊपर वाले दोनों समझ में आ गए तो बिल्कुल ही आसान है। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम के ऊपर गैस का जो वॉल्यूम होता है वही क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, बात ही खत्म। ठीक है, पीछे छुड़वाने वाला सा काम है। नेक्स्ट देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, अभी हम बस फिनिश करने वाले हैं लेक्चर को। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ये क्वेश्चन बस सॉल्व करना है। ठीक है, राइट द वंडरवाल इक्वेशन फॉर एन मोल ऑफ गैस। एन मोल ऑफ गैस के लिए, अरे यही तो थी हमारी वंडरवाल इक्वेशन। क्या था वंडरवाल इक्वेशन के लिए? P प्लस ए एन स्केयर बाय वी स्केयर, यही था ना एन मोल। तो एन तो इसमें आ गया, और V माइनस एन बी, इसमें भी एन आ गया। ठीक है, इक्वल एन आर टी, है ना? अगर 1 मोल के लिए ये चीज लिखना चाहते हो तो P प्लस ए बाय वी स्केयर। 1 मोल के लिए एन की वैल्यू 1 भर दी तो 1 का स्केयर 1 होता है। V माइनस बी, एन की वैल्यू 1 भर रखी है, और इक्वल आर टी। ठीक है, ये है 1 मोल के लिए, ये वाली इक्वेशन जो बॉक्स की है मैंने 1 मोल के लिए। फॉर 1 मोल, और फॉर एन मोल के लिए क्या होगी? एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फॉर एन मोल। ठीक है, एन मोल के लिए इतनी हो जाएगी, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 इज 31.1। ये मैंने आपको बताया था, याद करना, 31.1 और -81.9 डिग्री रिस्पेक्टिवली। विच गैस इज लिक्विफिएबल एंड वाई? विच इज इजीली लिक्विफिएबल एंड वाई? कौन सी गैस जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगी और क्यों हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, ये रहा आंसर आपके सामने। पहला आंसर इन्होंने गलत दे रखा है, वो जो गैस थी और इसकी इक्वेशन ये नहीं है। ठीक है, ये तो वंडरवाल नहीं है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सही है। अब क्यों? अब देखो जरा, यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं आपको। CO2 क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस था, और दूसरा कौन सा? CH4 है। CH4 का कितना है? 89.9, 81.9 माइनस का 81.9। अब ये थोड़े से कंफ्यूज करेंगे, है ना? तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक और गैस ले लेते हैं। ठीक है, एक और गैस मैंने ले ली XY, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने रख लिया 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखो जरा, अब ध्यान देना, एक्स वाई जो गैस है, एक्स वाई की जगह एक्स ही गैस लेते हैं, बार बार एक्स वाई में आपको कंफ्यूजन हो गया ना, या वाई गैस ले लेते हैं, जो भी, एक्स लें या वाई, एक्स ले लेते हैं चलो। ठीक है, एक्स गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। कोई भी गैस हो सकती है, मुझे नहीं पता कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल लिया हमने। अब देखो 30 डिग्री सेल्सियस पर इस गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है। 31 पर लिक्विड बनाया जा सकता है क्या? नहीं, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, इससे ऊपर वाले टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं बनाया जा सकता। मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए गैस कैन बी लिक्विफाइड, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यानी कि ये गैस 31 डिग्री सेल्सियस पर ये गैस लिक्विड नहीं बनेगी, है ना? तो लिक्विड नहीं बनेगी, जस्ट इक्वल नॉट लिक्विड, ये लिक्विड नहीं हो सकती। बट कार्बन डाइऑक्साइड तो 31 पर हो सकती है ना। CO2 जो है वो तो 31.1 पर भी लिक्विड बन सकती है, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ही 31.1 है, तो उसके ऊपर तो लिक्विड बनाया जा सकता है। क्लियर है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विड बन सकती है।
क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ही हाई है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उसको हाई टेम्परेचर पर अगर लिक्विड बनाया जा सकता है, तो लो पर तो सारी को ही बनाया जा सकता है। सारी गैसेस लो टेम्परेचर पे लिक्विड बन सकती हैं। अगर टेम्परेचर लो 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 बहुत लो कर दिया जाए, वेरी एक्सट्रीमली लो हो, तो सारी गैसेस लिक्विड तो बन ही जाएंगी, है ना। लो टेम्परेचर पे तो सब लिक्विड बन सकती हैं। तो हाई टेम्परेचर पर जो लिक्विड बन सकती है वही अगर उसको लो टेम्परेचर करोगे तो वो तो और भी जल्दी लिक्विड बन जाएगी। तो इसका मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है वो ज्यादा जल्दी लिक्विफाइड होती है। दैट इज वाई यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी लिक्विफाई होगी। ये तो माइनस में है इसका तो ये तो 30 डिग्री सेल्सियस पर तो ये लिक्विफाई हो ही नहीं सकती। ये तो -81 पर हो सकती है ना। जीरो पर भी ये कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी CH4, जीरो पर भी नहीं, क्योंकि जीरो भी -81 से तो बहुत ज्यादा है। इसलिए इसको लिक्विफाई करना तो बहुत मुश्किल है, ऊपर वाली गैस को लिक्विफाई करना आसान है। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर गाइस। इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी। इफ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आल्सो आस्क मी विद योर डाउट्स। जस्ट टेल मी गाइस, आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए बेटा। यू आर फ्री टू आस्क द डाउट, जल्दी से पूछिए। आपका माइक्रोफोन भी ऑन है, आप फोन के थ्रू भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है किसी को कोई डाउट? हर्षिता, यस बेटा बोलिए, मुझे आपको क्या डाउट है, जल्दी से बताइए। Sir, in previous lecture, I have a doubt that in molecular distribution of speed, in the second one graph, उसमें हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो थी और एवरेज स्पीड थी और रूट मीन स्क्वायर स्पीड थी, इनमें एक बार एक्सपेंड करके सर बता दो कि ये है क्या। सर फॉर्मूला तो याद है लेकिन इसमें समझ नहीं आया कि ये है क्या, कैसे मॉलिक्यूल्स में स्पीड होती है। सर ठीक ये है, बता दो प्लीज। ठीक है बेटा, पिछले उसका डाउट है तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्लास का डाउट लेते अब पिछली क्लास का डाउट रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। जस्ट मोमेंट।